नमस्कार दोस्तों। हमारे देश में, हमारे समाज में, हमारे आसपास, हमारे पड़ोस में क्या क्या हो रहा है इसके बारे में हर कोई बात करता है। हमारे घर में क्या हो रहा है इसके बारे में भी बातें होने लग जाती हैं। किसी को सर्दी जुकाम है उसके बारे में भी बात हो जाती है। लेकिन एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में घर में बात नहीं होती है। अगर बात होती है तो भी वो चुप चुप के बातें होती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पीरियड्स के बारे में। एक ऐसा टॉपिक जो हम सबके जीवन की शुरुआत में सबसे बड़ा योगदान देता है, लेकिन इसके बारे में जब भी बात की जाती है तो लोग शर्माते हैं। आज हमारा यही टॉपिक होने वाला है पीरियड्स किसको होते हैं, कितना पेनफुल होता है और इस टाइम हमें फीमेल की किस प्रकार से मदद करनी चाहिए, अपनी माँ की, अपनी बहन की या आसपास में जितने भी फीमेल है जो इस टाइम से गुजरती है, तो उस टाइम हमें कैसा बिहेव करना चाहिए, किस प्रकार से हेल्प करनी चाहिए। तो आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर देना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जितना पॉसिबल होता है प्लीज़ अपने भाइयों को, बहनों को, सबको शेयर करना ताकि इस टाइप का नॉलेज सब जगह पे शेयर हो और सबको समझ में आए। चलो टॉपिक शुरू करते हैं। पीरियड्स के बारे में बात करने से पहले हम नॉर्मली समझ लेते हैं कि बच्चे की उत्पत्ति कैसे होती है। सबसे पहले अंडाशय होता है जो फीमेल में पाया जाता है। फीमेल का जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है तो वो अंडाशय, उसमें अंडाणु बनते हैं। वो अंडाणु फैलोपियन ट्यूब में रहते हैं और नर के जो शुक्राणु होते हैं वो जाके मिल जाते हैं उस अंडाणु से और वही अंडाणु और शुक्राणु का जो युग्मक बनता है वो जाके चिपक जाता है गर्भाशय में और वही गर्भाशय में धीरे धीरे वो भ्रूण बन जाता है और उसी भ्रूण से वो धीरे धीरे वो बच्चे का रूप ले लेता है। इसी से एक नए जीवन की शुरुआत हो जाती है। तो अब हम देखेंगे कि पीरियड्स का इसमें रोल क्या था। देखो, मैंने अभी आपको बताया था कि जो युग्मक होते हैं, शुक्राणु और अंडाणु जब मिल जाते हैं तो वो आके चिपकते हैं कहाँ पे, गर्भाशय में। और गर्भाशय में क्या होता है, धीरे धीरे वो बच्चा बड़ा होता है। इसी गर्भाशय में बच्चे को सुरक्षित रखने के लिए, उसको पोषण देने के लिए पहले से ही गर्भाशय में कोशिकाओं की धीरे धीरे परत बनने लग जाती। अंडाशय से जैसे ही अंडाणु निकलने वाला होता है इससे पहले ही गर्भाशय खुद को तैयार कर देता है। तैयार करने का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे 3 टाइप की सॉफ्ट परतें बन जाती है। परतें, उनमें पहली परत होती है एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम। 3 टाइप की परतें बनती है जिसमें एंडोमेट्रियम सबसे नीचे होती है, पेरीमेट्रियम और मायोमेट्रियम सबसे ऊपर होती है। गर्भाशय के अंदर जो ये सॉफ्ट परतें बनी होती है वही परतों पे भ्रूण आके चिपक जाता है और वहीं पे धीरे धीरे वो बच्चे का रूप लेता है। लेकिन ये सोचो कि अगर नर और मादा का शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिले ही नहीं, निषेचन या फर्टिलाइजेशन नहीं हो, तो वो क्या होगा, अंडाणु है वो 21वें दिन क्या होगा, वो बाहर निकल जाएगा। पीरियड्स के शुरू होने से 21वें दिन क्या होगा, वो अंडाणु बाहर निकल जाएगा। अंडाणु बाहर निकल गया है तो वहाँ पे जो गर्भाशय के अंदर जो परतें बनी है, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम की जो तीनों परतें बनी है, उन परतों का कोई काम नहीं होगा। तो वो क्या होगा, 7-8 दिन बाद यानी कि टोटल 30वें दिन क्या होगा, वहाँ पे जो परतें होगी वो टूट टूट के ब्लड के रूप में बाहर निकल जाएगी। ये जो परतें टूट टूट कर ब्लड के रूप में बाहर निकलती हैं उसी को हम पीरियड्स कहते हैं। पीरियड्स के दौरान जो निकलने वाला जो ब्लड होता है ना, वो एक प्रकार का प्योर ब्लड ही होता है। लेकिन ये क्या होता है, परतों के रूप में निकल रहा होता है। तो ये थोड़ा सा जो हमारे रगों में ब्लड चल रहा होता है वो उससे थोड़ा सा अलग होता है, लेकिन होता प्योर ब्लड है। एक टाइम में इसके दौरान 50 से लेकर 60 ml तक ब्लड का निशा होता है। अगर मैं इस पीरियड्स की जो प्रोसेस हुई थी उस प्रोसेस को 1-2 लाइन में बोलूँ तो क्या होता है कि अंडाशय से क्या होता है, अंडाणु निकलता है और शुक्राणु भी जाके मिलता है और फिर वो शुक्राणु और अंडाणु भ्रूण बन के गर्भाशय में आके चिपक जाते हैं और गर्भाशय में पहले से ही परतें बनती हैं जो क्या करती है, उस भ्रूण को पोषित करती है ताकि वो भ्रूण धीरे धीरे आराम से बच्चे का रूप ले ले। लेकिन ऐसा हो कि जो अंडाणु बाहर निकला था लेकिन उनको शुक्राणु नहीं मिला, यानी कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो वो अंडाणु तो 21वें दिन बाहर निकल जाएगा। तो इन परतों का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो परतें क्या होती है, वो 30वें दिन या 28वें दिन क्या होती है, फीमेल के जो प्राइवेट पार्ट होते हैं वजाइना से वो बाहर निकल जाती है। इसी को ब्लड के रूप में बाहर निकलने को क्या बोलते हैं, पीरियड्स। अब हम बात करेंगे उनके अंदर पीरियड्स के दौरान हार्मोन कितना अनबैलेंस होता है। बहुत सारे हार्मोन होते हैं, उनका जो प्रोसेस बनने का था, जो मात्रा बनने वाली थी वो भी अनबैलेंस हो जाती है, ऊपर नीचे खूब सारा होता है। तो उस टाइम मेंटली कंडीशन बहुत ख़राब हो जाती है, माइंड में बहुत सारा तूफान चलता रहता है। तो उसके बारे में भी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। पीरियड्स के दौरान 4 टाइप के जो हार्मोन होते हैं वो सबसे ज़्यादा रोल निभाते हैं।
एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, LH यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एक होता है FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जैसे ही अंडाशय से अंडाणु निकलने वाला होता है उससे पहले एस्ट्रोजन हार्मोन की मात्रा है वो धीरे धीरे बढ़ने लग जाती है, ताकि जो गर्भाशय में नई से नई सेल बनती रहे और ज़्यादा से ज़्यादा वापस वो परत है वो रिकवर हो जाए और ज़्यादा बन जाए। सेकेंड नंबर रोल निभाता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। जैसे ही अंडोत्सर्ग हो जाता है यानी कि अंडाशय से अंडाणु निकल जाता है, तब प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की मात्रा भी धीरे धीरे बढ़ने लग जाती है, ताकि ये सुनिश्चित कर सके कि यूटेरस यानी कि गर्भाशय में उसकी जो गर्भाशय है वो सुरक्षित रहे। क्योंकि एस्ट्रोजन की मात्रा तो बढ़ गई है, जब एस्ट्रोजन बढ़ेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे कोशिकाएं बनेगी, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिकाएं बनने से क्या होगा कि यूटेरस में कैंसर भी हो सकता है ज़्यादा कोशिकाएं बनने से। तो ये एस्ट्रोजन के विपरीत में कार्य करता है। तीसरा रोल निभाता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन यानी कि LH हार्मोन। जैसे एस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ती है उसके बाद में अंडोत्सर्ग होता है, अंडोत्सर्ग होते ही LH हार्मोन भी क्या करता है, बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो अंडाशय से गर्भाशय तक उसको आने में आसानी हो जाए। और चौथा रोल निभाता है FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जैसे ही पुराना अंडाणु निकल जाता है, निकलने के बाद में नए अंडाणु के बनने की जो प्रोसेस होती है वो स्टार्ट कराता है FSH। फिर से वही होगा, एस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ेगी, फिर प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा बढ़ेगी, LH की मात्रा बढ़ेगी, FSH की मात्रा बढ़ेगी। इतना सारा बॉडी के अंदर एक मंथ के अंदर अंदर इतना सारा अनबैलेंस होता रहता है। तो सोचो पीरियड्स के दौरान 5 दिन होते हैं पीरियड्स के, तो उस टाइम फीमेल की माइंड की जो कंडीशन क्या होगी, उसके माइंड के अंदर कितना सारा तूफान चल रहा होगा, इसके बारे में हमें सोचना चाहिए और समझना चाहिए। और इस टाइम केवल मेंटली प्रॉब्लम नहीं होती, इनको फिजिकली प्रॉब्लम भी होती है। जैसे कि उनके ब्रेस्ट में पेन होता है, चेहरे पे मुँह से निकलने लगते हैं, बहुत सारा चिड़चिड़ापन रहता है, उनको गुस्सा आता है। और मेरी एक दोस्त है जो खाना खाती है तो उसको उल्टी होने लगती है, तो इस टाइम वो खाना ही नहीं खाती है, बस फ्रूट ऐसे थोड़ा बहुत खाती है और चलाती है। तो इस टाइम बहुत सारा तूफान चलता है, 5-6 दिन ये ऐसे होते हैं जिसमें फिजिकल पेन भी हो रहा है, हार्मोन अनबैलेंस होने की वजह से उनमें जो मेंटली बहुत सारा टॉर्चर झेलना पड़ता है। इतना सारा तूफान चलते हुए भी उनके फिजिकल लेवल पे, मेंटली लेवल पे फिर भी वो घर का सारा काम करती है। इतनी थकान महसूस करते हुए भी वो घर का सारा काम करती है, दफ्तर जाती है, घर की साफ सफाई करती है, मतलब सारा का सारा काम करती है। शुक्र है कि ये पीरियड्स है ना मेल को नहीं होते, आदमी को नहीं होते। अगर आदमी को ये पीरियड्स होते हैं तो सब जगह पे इसके बारे में खुल की बात होती है, इसके बारे में बहुत सारे नियम बनाए जाते थे, और हाँ, ऑफिस से भी उनको छुट्टी मिल जाती थी, क्योंकि मैक्सिमम हमारे समाज में नियम बनाने वाले तो मेल ही होते हैं ना। पूरे वर्ल्ड में 2 ऐसे देश भी हैं जो पीरियड्स के दौरान, फीमेल जब पीरियड्स के दौरान काम करती है, ऑफिस जाती है, तो उनको 2 दिन की छुट्टी देती है। इंडोनेशिया में 2 दिन की छुट्टी दी जाती है, और ताइवान एक ऐसा देश है जिसमें फीमेल को पीरियड्स के दौरान 3 दिन की छुट्टी मिलती है। हमारी गवर्नमेंट भी है जो अच्छा काम कर रही है इसके बारे में, पैड्स फ्री में अवेलेबल करवाना, इसके बारे में अवेयरनेस के लिए। लेकिन ये ऐसा टॉपिक है, फिर भी आज के टाइम पे इसके बारे में शर्माते हुए बातें होती है, खुल के बात नहीं हो रही है। एट द लास्ट मैं बस यही कहना चाहूँगा कि हमारी माँ, हमारी बहन, हमारी जो दोस्त है जो इस टाइम से निकल रही होती है, पीरियड्स के जो 5-6 दिन होते हैं उस टाइम से निकलती है, तो उनको इतना सारा पेन होता है फिजिकली, मेंटली, फिर भी वो कभी एहसास नहीं करवाती है। शुरुआत में उनको अजीब सा लगता है, लेकिन उनको धीरे धीरे ये समझ में आ जाता है कि हमारे जीवन का हिस्सा है। लास्ट में बस यही कहना चाहूँगा कि हमारी माँ बहन घर का अगर पूरे मंथ में काम करती है, पूरे मंथ तक खाना बना के देती है, साफ सफाई जो भी काम करती है वो हमें बिना कुछ कहे काम करके देती है, तो हमें ये समझना चाहिए कि इन 3-4 दिन में हमें उनके साथ में अच्छे से बिहेव करना है, जितना पॉसिबल हो सकता है हमें इनकी मदद करनी चाहिए। और इस बारे में ये सिंपैथी जरूर देनी चाहिए कि आप अकेले पेन से नहीं लड़ रहे हो, मैं आपके साथ में हूँ। चलो इस टॉपिक को अब यही ख़त्म करते हैं। आपके कोई भी सजेशन हो आगे के वीडियो के लिए, और कौन सी बात आपको अच्छी लगी थी उसके बारे में कमेंट में ज़रूर बताना मुझे। धन्यवाद।